ये इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट है बच्चों, ओके ना। दिस इज अ फॉर्मेट। बच्चों सबसे पहले बच्चों नेम ऑफ द एसएससी। एसएससी मीन्स द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स। किसका आप सैलरी का कम कर रहे हो बच्चों, तो नेम ऑफ द एसएससी। लेट्स एग्जांपल मिस्टर विराट, तो नेम ऑफ द एसएससी बच्चों मिस्टर विराट। यार बच्चों पर्सन अलग अलग टाइप होता है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। पर्सन इट मे बी द इंडिविजुअल्स, इट मे बी द कंपनी, क्लब, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन पर्सन। तो बच्चों हमारे जो सिलेबस में है बच्चों वो खाली एन इंडिविजुअल का है बच्चों, एन इंडिविजुअल। हम लोग को खाली इंडिविजुअल मतलब मिस्टर उमेश, रमेश, धर्मेश, विराट, रोहित, इसका करना है। आगे जाओगे आप प्रोफेशनल में तो कंपनी को कैसे टैक्स भरना है, क्या ना, बैंक कैसे टैक्स भरता रहेगा, ट्रस्ट कैसे टैक्स भरेगा, तो अलग अलग है बच्चों। हम लोग खाली अभी सीखना है किसके बारे में, खाली इंडिविजुअल के बारे में। एक सिंगल पर्सन अपना टैक्स कैसे भरता रहेगा, ठीक है बच्चों। सो द लीगल स्टेटस में एन इंडिविजुअल, ओके। अगर बैंक टैक्स कैसे भरता रहेगा तो लीगल स्टेटस ऑफ बैंक। ट्रस्ट कैसे भरता रहेगा, लीगल स्टेटस ट्रस्ट बच्चों। तो सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है बच्चों। ये है एन इंडिविजुअल। रेसिडेंसी स्टेटस बच्चों, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बच्चों। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो ऑलरेडी बच्चों। तो 3 कैटेगरी है, बट अपने सिलेबस में कौन सी कैटेगरी का ओनली है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बच्चों। अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों, 2019-20। अवार्डी असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 बच्चों। ये 5 एकदम कंपलसरी ऊपर स्टडी में लिखना है हर एक सम के लिए बच्चों। नेम ऑफ द एसएससी, जैसे बोलते हैं अकाउंट में बच्चों बुक्स ऑफ, तो ऐसे नेम ऑफ द एसएससी। वो एसएससी लीगल स्टेटस क्या रहेगा बच्चों, इंडिविजुअल, एक कंपलसरी सेम है। लीगल रेसिडेंसी स्टेटस कैसा रहेगा बच्चों, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। प्रीवियस ईयर ऐसे ये 4 एकदम आपको हमेशा सेम रखना पूरा डायरेक्ट टैक्स में इस साल बच्चों, ओके ना। तो हम जितने भी टैक्स चैप्टर करने वाला डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये 4 आइटम विल बी रिमेन सेम, बिकॉज अपने को TY BCom का जो सिलेबस है बच्चों उसमें खाली इंडिविजुअल के बारे में ही दिया है। इंडिविजुअल, उसका इंडिविजुअल क्या रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी है, नॉन ऑर्डिनरी है, नॉन रेसिडेंट है, वो तीनों कैटेगरी नहीं, ओनली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। और यू नो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट तो बच्चों। अब कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बच्चों, एक चीज़ दिमाग में रखो बच्चों, अकाउंट 1 की तरह हम लोग का या अकाउंट फॉर्मेट नहीं है बच्चों को बाहर करना है। जैसे कॉस्ट शीट था बच्चों अपना, तो कॉस्ट शीट में फॉर्मेट था, वैसा ये नहीं है बच्चों। ये पूरा ऐसा पैटर्न फॉलो करना है, तो मैं आपको मैक्सिमम डिटेल दिया हूँ, ओके ना। तो इसको बाहर नहीं करना है, खाली आपको रफ आइडिया है। बेसिक सैलरी, और उसके बाद जो DA मतलब था डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता बच्चों। तो जो सरकारी लोग काम करते हैं बच्चों, जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, उनका सैलरी हर साल इंक्रीमेंट नहीं होता। आप जैसे बोलते प्राइवेट वाले बच्चों हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होता है या हर 2 साल में इंक्रीमेंट होता है, वैसे गवर्नमेंट का सैलरी हर साल इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। तो सर वो क्या होता है, आपने सुना 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 5वां वेतन आयोग। तो गवर्नमेंट का पे कमीशन होता है बच्चों। वो पे कमीशन हर 5 साल 6 साल में सैलरी को रिवाइज करता है। तो मान लो किसी MP की सैलरी इस समय 60,000 है, तो 5 साल के बाद अब वो चेंज होएगा। क्या बात कर रहे हो सर, घटा था? नो, उसके लिए प्रोविज़न बना हुआ है। 60,000 तो मिलेगा, उसके बाद हर साल 10% उनको महंगाई भत्ता, डियरनेस अलावेंस, यानी कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग्स, मार्केट में महंगाई हो रहा है सब कुछ, इस उनको 10% और मिलेगा। तो 60,000 प्लस 10%, 6,000 और 66 हो गया। फिर अगले साल फिर अगर महंगाई बढ़ रहा है तो फिर 10% ऐड होएगा। वो 10% एग्जाम्पल है बच्चों। तो दैट इज कॉल्ड DA, डियरनेस अलावेंस, ओके। तो आपकी बेसिक सैलरी वही रहेगा, लेकिन आपको DA और मिलेगा एक्स्ट्रा। हाउस रेंट अलावेंस कल पढ़े थे बच्चों हम लोग परक्यूजिट्स के अंदर। हाउस रेंट अलावेंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस,
उसमें कुछ एग्जाम रहेगा तो लेस करेंगे बच्चों हम लोग। मेडिक्लेम प्रीमियम था बच्चों, एग्जाम रहेगा तो लेस करके शो करना है। अदर परक्यूज कल देखा परक्यूज बच्चों, क्लब बिल, टेलीफोन बिल, रेंट फ्री अकोमोडेशन, और क्या था बच्चों, गार्डनर, कुक, वॉचमैन, वो सब ओके ना। उसके फैमिली मेम्बर को एजुकेशन का, LIC प्रीमियम, ये सब था। ऑल अदर परक्यूज का जो पूरा चार्ट है बच्चों अपना वो। इसके बाद इधर कुछ है बच्चों जो मैं धीरे धीरे बाद में आपको बताऊंगा। पहला वर्ड है ग्रेचुटी। ओके बच्चों, अब ग्रेचुटी क्या होता है वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। इतना याद रखना है कि जब हम रिटायर होते हैं बच्चों तो कंपनी एक लमसम अमाउंट देता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। व्हेन द पीपल रिटायर फ्रॉम द कंपनी और द डेथ, द कंपनी विल गिव अ लमसम अमाउंट, इट इज कॉल्ड ग्रेचुटी बच्चों। उसका आएगा डिटेल में, डोंट वरी। प्रोविडेंट फंड तो सुनते हो, PF, तो आपके सैलरी में से कट होता है बच्चों PF। तो जब रिटायर होते हैं या डेथ होता है तो PF के पैसे मिलते हैं बच्चों, प्रोविडेंट फंड, लेकिन उसमें भी कुछ माफ़ होते हैं बच्चों, तो लेस होएगा। पेंशन बच्चों, यू नो ऑलरेडी पेंशन, तो रिटायर होने का पेंशन मिलता है, उसमें भी कुछ एग्जाम माफ़ होगा। कैसे होगा देखेंगे वो सब। लीव इनकैशमेंट बच्चों, लीव मतलब बच्चों छुट्टी, इनकैशमेंट छुट्टी कैश करा लो, ये क्या मतलब होता है? वो ये होता है बच्चों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक को जिसको छुट्टी करना पसंद नहीं बच्चों, और दूसरे वो लोग जिसको छुट्टी पसंद है बच्चों। ओके ना। तो मैं सीधा अगर बोलूँ तो जो हमारे पेरेंट्स लोग थे बच्चों, ओल्ड जनरेशन, वो लोग छुट्टी करना पसंद नहीं करते थे, और आज की जनरेशन है उनको छुट्टी ही छुट्टी चाहिए। हाँ बुरा लगेगा लेकिन दैट्स द ट्रू। ओके ना। मैंने तो अपने पापा को कभी नहीं देखा था बच्चों कि वो छुट्टी किए रहेंगे संडे को, उनके लिए संडे मंडे कुछ होता नहीं था। ओके ना। बुखार भी रहेगा तो केरोसिन जेब में लेके जाते थे वो। तो आई एम नॉट सेइंग माय पेरेंट्स ओनली, इट इज उस टाइम की जो जनरेशन थे ज़्यादातर वही थे जिनको छुट्टी पसंद नहीं था बच्चों। अब क्या है बच्चों ये समझो। से एग्जाम्पल बच्चों, कंपनी संडे छुट्टी रखता है, कंपनी गिविंग द संडे हॉलीडे। अब कंपनी हॉलीडे दे रही है तो 4 संडे बच्चों, इसका मतलब आपने 26 भी वर्क किया रहेगा तो भी 4 संडे का और बच्चों, मतलब 30 डेज का पे हो ना, इसको तो पेड लीव बोलते हैं। पेड लीव बच्चों, छुट्टी है लेकिन उसका सैलरी चालू है ना। आप 26 वर्क कर रहे हो, 4 डे हॉलीडे हो गया बच्चों, फिर भी पेमेंट कितना मिल रहा है? पूरा 30 दिन का मिल रहा है बच्चों। ठीक है। अब सपोज जब कोई वर्कर है बच्चों जो संडे को भी आके काम कर रहा है, पूरा 30 डेज वर्क कर रहा है बच्चों, तो उसको कितना सैलरी मिलेगा? 30 डेज का। वाह क्या फेयर है भाई, ये फेयर है। आप 26 करके 30 दिन का पगार मिल रहा है, और ये बेचारा 4 दिन जो छुट्टी था छुट्टी नहीं लिया, वो आके कंपनी में रहने भाई हमको छुट्टी नहीं चाहिए काम करना है, वो पूरा 30 दिन कर रहा है बच्चों। ऐसे लोग जो लोग अपना छुट्टी का यूज़ नहीं करते बच्चों, उनका छुट्टी का वो वैल्यू मिलेगा आपको। तो मान लो 1 महीने का 4 छुट्टी बच्चों, तो साल का 12 महीना तो 48 छुट्टी तो हो गया बच्चों। ऐसे उसने 20 साल काम किया रहेगा बच्चों, तो 920 डेज। तो जिस दिन वो रिटायर होगा ना बच्चों, वो 920 डेज का पेमेंट होएगा। ऐसा नहीं कि पूरे 20 साल में उसने एक भी संडे छुट्टी नहीं लिया रहेगा, हो सकता है कुछ अर्जेंट काम रहेगा, बीमार पड़ गया रहेगा बच्चों, तो उसको मिलेगा चेहरे। तो सपोज उसमें से उसने 100 दिन छुट्टी यूज़ किया बच्चों, तभी अभी भी उसके पास कितना क्रेडिट उसके अकाउंट में? 820 डेज बाकी है बच्चों। वो 820 डेज का पेमेंट कंपनी आफ्टर द रिटायरमेंट या डेथ होने के टाइम पेमेंट होता है बच्चों। उसको वर्ड बोलते हैं बच्चों लीव इनकैशमेंट। कंपनी ने आपको छुट्टी दिया था लेकिन आपने छुट्टी का यूज़ नहीं किया, ओके, सो उसका कंपनी पेमेंट करेगा। ठीक है बच्चों, और हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देन बच्चों VRS, वॉलेंट्रली रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्रली रिटायरमेंट स्कीम, कंपनी बंद हो रहा है बच्चों, या कंपनी बंद तो नहीं हो रहा है। से एग्जांपल बच्चों मिस्टर उमेश संस्कार कंपनी में बच्चों काम कर रहा है और 58 ईयर्स हो गया बच्चों मेरा। 2 साल के बाद मेरा रिटायर होने वाला तो अगर मैं कंपनी की मर्ज़ी से रिटायर होऊंगा बच्चों, तो मुझे मालूम है कि मुझे ये सब जो बेनिफिट है बच्चों, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब मिलेगा। और अगर मैं 58 में अभी छोड़ दूँ तो बच्चों मुझे कंपनी 1 रुपया भी नहीं देने वाला है, ओके ना।
आई नो दैट कि मुझे वो अरे, और कंपनी को भी मालूम है कि उमेश क्यों रुका हुआ है, क्योंकि उसका 2 साल बाकी और है। अनफॉर्चुनेटली मान लो बच्चों कि 58 के बाद मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया बच्चों, और मेरा हाथ नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ, मैं काम करने लायक नहीं हूँ बच्चों, स्टील कंपनी का कोई अधिकार नहीं बच्चों कि मुझे निकाल सकता है। आई विल बी कंटिन्यू फॉर द 2 साल के लिए। अब सोचो बच्चों, मैं काम करने के कैपेबल भी नहीं हूँ, स्टिल कंपनी के ऊपर बोझ बन गया हूँ, लेकिन कंपनी मुझे जान चाह के भी नहीं निकाल सकता। वाई? बिकॉज मेरा 2 साल ही बाकी है टेन्योर अब क्या होने के लिए, रिटायर होने के लिए बच्चों। ऐसे केस में क्या आएगा बच्चों, कंपनी बोले उमेश आपको मालूम है कि आप क्यों रुके हो, बोला क्यों रुके हो, यस आपको ग्रेचुटी चाहिए, प्रोविडेंट फंड चाहिए, पेंशन चाहिए, लीव रिक्वेस्टमेंट, ये सब आपको 60 साल के बाद मिलने वाला ना, वो पैसे मैं अभी दे दूँ आपको तो मतलब तो अच्छी बात है सर, लेकिन सर मैं 2 साल और रहूँगा तो 2 साल का सैलरी भी मिलेगा ना। कंपनी में डोंट वरी, आपको मैं वो पेमेंट भी अभी कर देता हूँ, लेकिन आप कंपनी अभी छोड़ दो। इसको होते बच्चों VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी मैं जिस वजह से रुका हूँ बच्चों, कंपनी अगर मुझे दे दे तो मैं अभी कभी कंपनी छोड़ने को रेडी हूँ। सर कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, आपको तो पेमेंट मिल जाएगा। सर कंपनी को फ़ायदा ये होगा, अगर मैं 58 पे रिटायर हो गया बच्चों तो 2 साल पहले रिटायर हो गया ना, तो कंपनी को मेरी जगह पे न्यू फ्रेशर को अपॉइंट करेगा, और न्यू फ्रेशर को अपॉइंट कर दिया बच्चों तो 2 साल में क्या होगा, वो धीरे धीरे वो ट्रेंड हो जाएगा, मास्टर बन जाएगा वो, ओके ना, और फिर वी विल वर्क। अदरवाइज अगर वेट करेगा तो 60 के बाद तो 2 साल वो बर्डन बच्चों, और फिर जो नया आएगा मेरी जगह पे उसको फिर 2 साल लगेगा, एंड टोटल 4 साल का लॉस होएगा, ओके ना। दैट इज ऑल अबाउट बच्चों VRS होता है। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम मीन्स डेट से पहले ही आप रिटायर हो जाओ। तो ज़्यादातर जो ओल्ड एज हो जाते हैं या बीच में एक्सीडेंट हो गया बच्चों, ऐसे लोगों को कंपनी फोर्सफुली करता है। अब फोर्सफुली मतलब धक्के मार के नहीं, उनको ये देता है बच्चों VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके तहत आपका जो भी 2 साल 3 साल का बाकी है बच्चों, वो पूरा सैलरी प्लस और भी जो भी बेनिफिट है वो सब प्रोवाइड होता है बच्चों, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस, यू नो आजकल बहुत स्ट्रेस है भाई, तो एम्प्लॉय लोगों को इंटरटेनमेंट, कहीं पे बाहर ट्रिप के लिए जाना, इस तरह का पेमेंट करता है बच्चों। बोनस मालूम है बच्चों, एरियर्स ऑफ सैलरी। अभी क्या होता है बच्चों, एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। सपोज दैट बच्चों आपकी सैलरी 14,000 है, ओके ना, 2015 से आपका 14,000 चल रहा है, ओके। और आपके सारे कंपनी यूनियन लीड ने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि हम लोग की सैलरी इंक्रीज नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं। मालूम है इंडिया में तारीख पे तारीख चलते रहता कोर्ट का बच्चों। और फॉर्चुनेटली 2020 में फैसला आ गया बच्चों, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हाँ सारे वर्कर की सैलरी बढ़ाओ। केस तो किए थे आपने 2015 में बच्चों, और फैसला आया 2020 में। अब जब 2020 में बच्चों जजमेंट आ गया गवर्नमेंट का कि सैलरी इंक्रीज करो, तो उसमें 2 वर्ड था बच्चों, विथ इफेक्ट फ्रॉम टू डेट, विथ इफेक्ट फ्रॉम 2015, अगर ऐसा वर्ड। अभी क्या मतलब बच्चों, कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि सैलरी इंक्रीज करो विथ इफेक्ट फ्रॉम टू डेट। टू डेट मतलब अप टू, आज से बच्चों। तो 2020 से अब नया सैलरी होगा बच्चों, तो 2020 से अब 10% इंक्रीज, 20% जो भी रहता है बच्चों वो इंक्रीज होगा। बट अगर बाई चांस आ गया बच्चों विथ इफेक्ट फ्रॉम 2015, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कंपनी को 2015 से इन लोगों की सैलरी बढ़ा के दो। अब बच्चों मान लो 10% बढ़ेगा, तो 2014 आपको 15 में कितना मिलता था, 14,000, तो 10% कितना है बच्चों, हर महीने का 1,400 रुपये और इंक्रीज होगा, बिकॉज 2015 से तो 12 महीने का 8,015 होगा बच्चों, 20 है तो 5 ईयर्स और ऐड होगा। दैट इज कॉल्ड एरियर्स ऑफ सैलरी बच्चों, पास्ट की सैलरी बच्चों। उस टाइम को 14,000 मिला था, बट कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया कि 2015 से सैलरी इंक्रीज करो। इसको वर्ड बोलते बच्चों रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रॉस्पेक्टिव, 2 वर्ड होता है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब गड़े मुर्दे खाना, मतलब पास्ट से। प्रॉस्पेक्टिव मतलब बच्चों करंट डेट से, है ना। दैट इज कॉल्ड एरियर्स ऑफ सैलरी बच्चों। ये सब बच्चों ऐड करने के बाद अपने को क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी।
एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आपको बाहेड नहीं करना है सीक्वेंस, हाँ खाली ये समझना है, ये आगे पीछे होंगे। हाँ अब मैं पेंशन पहले लिख दिया, ग्रेचुटी बाद में लिख रहा हूँ, इंटरटेनमेंट इधर लिख रहा हूँ, वो एज पर द क्वेश्चन बच्चों। सो नो नीड टू एकदम सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है। ओके, सो एरियर्स आप देते हैं ग्रॉस सैलरी। उसके बाद बच्चों लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पूरा आपका सैलरी का टोटल होने के बाद बच्चों उसमें से कुछ डिडक्शन यानी माफ़ होगा। तो पहला बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A, ये 40 था ये बच्चों, गवर्नमेंट एक लमसम अमाउंट दे दिया 40,000 माफ़। अगेन बच्चों ये डेटा ना लास्ट ईयर का है, इस साल शायद 50,000 हुआ है, तो अभी नया बुक आया नहीं बच्चों, तो अगर देखेंगे अगर कुछ चेंज रहा तो देखिए अभी 40,000 लेके चलो, पर मे भी आ रही क्योंकि जब जून में सॉरी जून बोला अप्रैल में जब बजट सेशन था बच्चों, तो बजट सेशन में 50,000 किया गया। अब वो रूल बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात है बच्चों। तो अभी आप 40,000 लेके ध्यान रखना, लेकिन अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। देन बच्चों इंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2), इंटरटेनमेंट अलाउंस जो यहाँ था ना बच्चों, उसमें भी कुछ एग्जाम्पशन होता है, कैसे होता है वो सब देखेंगे। और फिर है बच्चों प्रोफेशनल टैक्स, जो प्रोफेशनल वर्क करते बच्चों उनके लिए कुछ टैक्स पेमेंट होता है, जिससे आप एक वर्ड बोलते सुनते हो TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना। तो ऐसे जो प्रोफेशनल टैक्स, ये 3 माइनस होता है बच्चों, माइनस करके फाइनली आता है बच्चों नेट टैक्सेबल सैलरी, ये अमाउंट पे हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है बच्चों। ये सैलरी चैप्टर का था, तो ये आपको फॉर्मेट खाली है, बाहर कुछ नहीं करना है, खाली आपको समझना है कि कैसे हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों और क्या क्या चीज़ होते रहेंगे। उसमें ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, VRS, ये सब के बारे में डिटेल है बच्चों, तो आप इस पर ज़्यादा भी दिमाग मत डालना प्रेशर। ग्रेचुटी, प्रोविडेंट, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, VRS, इंटरटेनमेंट, ये सबसे रिलेटेड अलग से रहेगा चीज़ें। ओके, वी विल गो फॉर देयर। तभी कैसे करेंगे फॉर्मेट बच्चों, पहले नेम ऑफ द असेसी, ओके, नेम ऑफ द असेसी जो भी पर्सन का नाम है बच्चों। देन दिस 4 आइटम इज अ कंपलसरी। पहला क्या है बच्चों, एन इंडिविजुअल, क्योंकि अपने सिलेबस में खाली इंडिविजुअल के बारे में है। देन रेसिडेंसी स्टेटस, ओनली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी पर्सन का है बच्चों। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है बच्चों। एंड देन बेसिक सैलरी जो जो दिया रहेगा बच्चों, DA दिया है तो DA लिखेंगे, और जो रेंट अलाउंस है तो जो भी देता है लिखते जाना है, ठीक है ना। जस्ट लाइक द 12th में फाइनल अकाउंट कैसे करते हैं बच्चों, जो आइटम दिख रहा है वहाँ लिखते हैं पोस्टिंग में, ऐसा कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, तो ऐसे इसमें भी, ठीक है बच्चों। और इसमें था बच्चों डिडक्शन कौन सी सेक्शन में आता है सैलरी का, 16, उसमें पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A, सेकेंड इंटरटेनमेंट अलाउंस, थर्ड प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद आएगा बच्चों नेट टैक्सेबल सैलरी, ठीक है बच्चों। कितना मिनट है, चलो बच्चों इसके पहले हमने फॉर्मेट किया बच्चों, बट फॉर्मेट में बहुत सारे हेड है बच्चों के ना, तो इसमें अभी इसलिए बोलते आ रहे सैलरी चैप्टर इज डिफ़िकल्ट चैप्टर्स। तब इसको लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोविडेंट फंड, PF तो सुने ही होगे बच्चों, 20 साल पहले का ज़माना और था बच्चों, जब सरकारी नौकरी में जो काम करते थे मेरे पापा का PF कटता है। अब तो बच्चों प्राइवेट कंपनी में भी PF कटता है, बट वो बात अलग है कि मिलता नहीं है। वो मिलेगा कैसे, जब 2 महीना 4 महीना काम करें तो मिलेगा कैसे, ओके ना। तो प्रोविडेंट फंड बच्चों, अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी एवरी मंथ, हर महीने उसकी सैलरी में से एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन बच्चों, जो सुंदर ना बच्चों। ग्रॉस सैलरी कितना है 15,000, पूरा कट पिट के कितना मिलेगा 12,000, तो 3,000 रुपये कहाँ कट गया, उसमें से एक हिस्सा क्या था PF के लिए बच्चों। तो सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी में से 1,000 रुपये कंपनी कट कर रहा है बच्चों, ओके ना, 1,000 रुपीज़ डिडक्ट एवरी मंथ। सो स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ने क्या किया, अपने सैलरी में से 1,000 रुपये सेक्रीफाई किया है। आपको 1,000 रुपये कट कर कितना मिला, 14,000 मिल रहा है, 1,000 रुपये छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दिया नहीं, वो आपका PF में जमा होएगा। तो स्मॉल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय डिडक्टेड फ्रॉम हिज रेगुलर मंथली सैलरी टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब तक रिटायर होता है, हर जब तक आप काम कर रहे हो हर महीने आपकी सैलरी में से 1,000 रुपये कटेगा बच्चों। तो मंथली 1,000 रुपये बच्चों, तो ईयरली 12,000 रुपये हो गया बच्चों आपका। जितना अमाउंट आपके सैलरी में से डिडक्ट होता है ना बच्चों, आपने 1,000 रुपये कट किया,
तो बॉस भी आपको उसमें 1000 रुपये ऐड करेगा बच्चों। आपकी सैलरी में से 1500 रुपये कट हो रहा है तो कंपनी भी आपको 1500 रुपये उसमें ऐड करेगा बच्चों। इक्वल कंट्रीब्यूशन। कुछ लोग बोले सर मेरे ही पैसे मेरे को मिलने वाला है, ये 1000 रुपये आपका था क्योंकि वो आपका सैलरी से कट हो रहा है बच्चों, बट 1000 रुपये आपकी सैलरी कट हो रहा है तो 1000 रुपये कंपनी भी उसमें ऐड करे बच्चों। आपकी सैलरी से एवरी मंथ 2000 कट हो रहा है तो कंपनी भी 2000 रुपये ऐड करेगा बच्चों। ओके, तो ये 1000 रुपये मेरे आपका खुद का था, बट ये 1000 रुपये कंपनी ऐड किया, वो आपके लिए इनकम हो रहा है ना। यस, एन इक्वल अमाउंट ऑल्सो कंपनी विल कंट्रीब्यूट एवरी मंथ एंड इन्वेस्ट टुगेदर। तो 1000 रुपये आपका कट गया बच्चों और कंपनी ने 1000 रुपये, तो कितना हो गया 2000 रुपये। तो एवरी मंथ कंपनी कितना इन्वेस्ट करेगा बच्चों 2000 रुपीज़। हर महीने 2000 रुपये कर इन्वेस्ट हो रहा है तो 12 महीने का कितना आ गया बच्चों 24000 रुपये। ओके बच्चों, किसी ने 20 साल काम किया बच्चों तो कितना आएगा 4,80,000 रुपये बच्चों। तो आपके पीएफ में 20 साल में कितने जमा हो गए बच्चों 4,80,000। बट रिमेंबर 4,80,000 उस पर 20 साल का इंटरेस्ट भी आएगा ना बच्चों, और वो सारे पैसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के टाइम में मिलेगा। ओके, यस देयर इज ए प्रोविज़न है 5 साल के बाद अगर अर्जेंट पैसे रिक्वायरमेंट है तब बीच में भी निकाल सकते हैं 50% अमाउंट, और सब रूल है। पर ज़्यादातर केसेस में पीएफ का पैसे डेथ या रिटायरमेंट पे ही मिलता है। द लमसम अमाउंट विल बी गिवन टू द एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट और डेथ। ओके बच्चों, सो व्हाट इज पीएफ? पीएफ इज ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज रेगुलर सैलरी। हर महीने की जो सैलरी आता है उसमें से एक लमसम स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूट कट होता है। वो आपका कट गया तो आप बोलोगे मेरा क्या कट गया, मेरे को क्या फ़ायदा? बिकॉज आपका जितना कट होगा जो सेम अमाउंट कंपनी विल आल्सो ऐड। ओके, और वो दोनों अमाउंट कंपनी क्या करता है इन्वेस्ट करता है आपके अकाउंट आपके नाम पे, और वो पैसे कभी आपको मिलने वाला बच्चों, वो पैसे आपको लमसम मिलने वाला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के केस में। ओके बच्चों, अब इसका रूल क्या है बच्चों? तो देखिए 3 टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड है बच्चों। ओके ना, तो लास्ट 10-15 सालों में बच्चों प्रोविडेंट फंड में बहुत सारे चेंजेस आया है, और क्योंकि इंडिया में आपको मालूम 2 वर्ड सुने होगा इकोनॉमी में बच्चों, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब बच्चों जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है बच्चों। अभी आज एक स्टूडेंट से हम लोग बात कर रहे थे, तो जॉब कर रहा है लेकिन उसका भी ऐसे प्रोफेशनल है बच्चों, लेकिन वो बोल रहा है सर काश अपना भी सरकारी नौकरी होता तो अच्छा था सर, 4-5 महीने से बैठे लेकिन पगार तो मिलता था अपने को। यस, ऑर्गेनाइज सेक्टर। हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों, हमारे कोई डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। कोई डेटा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब यार ये जॉब के लिए कितने लोग पाइपलाइन में दुकान डाल दे बच्चों, कितने लोग कास्ट डाले, क्या मतलब गवर्नमेंट को? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बच्चों। लेकिन आजकल अब प्रोविडेंट फंड जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी टच कर रहा है बच्चों, और हर एक एम्प्लॉई और लोग अब थोड़े एजुकेट भी हो गए हैं और अपने फ्यूचर के लिए वो लोग अवेयर भी हैं बच्चों। ओके ना, सो देयर इज अ 3 पार्ट। पहला है बच्चों स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी मतलब बच्चों गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट कंपलसरी। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बच्चों सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 बच्चों। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का क्या है बच्चों? सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 है बच्चों। ओके, देन है बच्चों रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 बच्चों। स्टैट्यूटरी 10-11, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट 10-12, एंड देन अनऑर्गेनाइज अनरिकॉग्नाइज बच्चों 17-3। देखो बच्चों 10 के बाद डायरेक्टली 17 पे आ गया बच्चों, वो इसलिए आ क्योंकि लास्ट 10-15 ईयर्स में एडिशन हुआ है बच्चों। 10 ईयर्स एक्चुअली मैं बोलूँ तो पिछले 10 सालों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी टच किया गया है, इसलिए अरे ये आ गया है, अदरवाइज पहले नहीं था बच्चों। तो ये 3 पार्ट है बच्चों। अब किसके किसके लिए देखते हैं, इसका मीनिंग है बच्चों ये ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किसको मिलता है बच्चों? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वेदर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों। सरकारी नौकर जो होते बच्चों ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों। तो स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड ओनली किसको मिलता है बच्चों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बच्चों ये प्राइवेट को मिलता है बच्चों, लेकिन वो कंपनी इनकम टैक्स का रूल फॉलो करता रहेगा बच्चों। तभी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड गिवन टू द प्राइवेट एम्प्लॉई। आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो बच्चों, अगर आपकी कंपनी किसी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के जो लॉ डिपार्टमेंट का रूल है बच्चों प्रोविडेंट फंड का वो फॉलो करता रहेगा,
तो इसका मतलब आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है बच्चों। प्राइवेट एम्प्लॉय बट इट इज़ अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज बाय द इनकम टैक्स लॉ। कंपनी और एम्प्लॉयर फॉलो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रूल बच्चों। जो कंपनी इनकम टैक्स के जो रूल्स मेंशन है, उनके जो सर्कुलर है बच्चों, उसको फॉलो करता है, इसका तो वो कंपनी में कौन सा फंड है, प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड है। और ऐसे बच्चों प्रोविडेंट फंड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और गवर्नमेंट के कोई रूल को फॉलो नहीं करता बच्चों, के नाम कंपनी हु डू नॉट फॉलो एनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्कुलर, दे हैज फ्रीडम टू फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। वो लोग अपना खुद का रूल बनाते हैं बच्चों, वो लोग गवर्नमेंट के रूल्स को अप्लाई नहीं करते। दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों, दैट इज अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है बच्चों, पहला क्या था, स्टैट्यूटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ओके बच्चों, सेकेंड था रिकॉग्नाइज, मीन्स ऐसे प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट के रूल फॉलो करते हैं। ओके, एंड अनरिकॉग्नाइज ऐसे प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है बच्चों, अब है क्या बच्चों, यूपी बिहार के लोग क्यों मरते थे भाई, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, लड़का लिखने जाओ तो सरकारी नौकरी चाहिए, लड़का देखने जाओ तो सरकारी नौकरी। वो इसलिए बच्चों क्योंकि पूरा पैसा मिलता, वाइट मनी होता है और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देने हैं। तो देख लो यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बच्चों, मैंने एम्प्लॉयर लिखा हूँ बच्चों क्योंकि उसकी सैलरी में से जो आपका कट रहा तो आपका ही पैसा है ना, अभी नहीं लिए बाद में लोगे, ये कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हुआ, बट कंपनी आपको जितना एक्स्ट्रा दे रहा है बच्चों वो तो इनकम है आपका। अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 बच्चों, उसमें से 2,000 कट कर रहा है पीएफ का, मेरे को 18 मिल गया, ये 2,000 रुपये मैं आज नहीं ले रहा हूँ, बाद में लूँगा, मेरे पैसे मेरे को मिलेगा, तो मेरे को एक्स्ट्रा इनकम क्या हुआ। बट 2,000 रुपये आपका था बच्चों, कंपनी भी 2,000 रुपये ऐड कर रहा है बच्चों, 2,000 रुपये कंपनी ऑल्सो एडिंग, दिस इज माई एक्स्ट्रा इनकम। ओके बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बच्चों तो उसमें 1 रुपया भी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, फुल्ली एग्जाम। ठीक है बच्चों, अभी 2,000 कितना हो, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये क्या करेगा गवर्नमेंट बच्चों, इन्वेस्ट कर देगा कंपनी। अब इन्वेस्ट कर रहा बच्चों तो उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपके इनकम है, लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगा। क्यों, कौन सा फंड अपना, स्टैट्यूटरी। अब सपोज दैट बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आया 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट आया 60,000 बच्चों, तो टोटल लमसम कितना हो गया, 3,60,000। ये भी पूरा माफ, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बिकॉज गवर्नमेंट का बच्चों, तो वेदर द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, लमसम फुल्ली क्या होगा, माफ, नो टैक्स एट ऑल। ओके, अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हो बच्चों तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम अप टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर कंपनी बेसिक सैलरी जिसे बच्चों को मैंने बोला 2,000, 500, 1,000, ये कितना आता है, हर कंपनी का रूल होता है बच्चों कि हम लोग हमारे एम्प्लॉय से 8% पीएफ का लेंगे, 10% पीएफ का लेंगे, 12% लेंगे, 15% लेंगे। तो 0 to 12% तक अगर ले रहा तो एग्जाम है बच्चों। से एग्जाम्पल, ये 20 था आपकी सैलरी बच्चों और कंपनी का पीएफ का है 8%। ओके बच्चों, तो 20,000 का 8% 1,600 रुपये, हर महीने 1,600 रुपये। क्या रूल है, अप टू 12% तो एग्जाम, तो 12% नहीं चाहिए ना, तो एग्जाम। लेकिन कंपनी ने बोला आपको भाई 15% रहेगा, तो 20,000 का 15% बच्चों 3,000 रुपये ए पी एफ का बच्चों। कई घर में होता है आप तो खाली 12% तक माफ़ रहेगा बच्चों, 12 के ऊपर कितना बच्चों, 3%, तो 3% पर टैक्स लगेगा। इसमें से 12% माफ़, 20 था 12% 2,400 रुपये, बाकी 600 रुपये पर टैक्स लगेगा बच्चों। दैट इज अप टू 12% एग्जाम है बच्चों, उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा उस पर टैक्स लगेगा। से एग्जाम्पल 16% है बच्चों, तो 20,000 16% कितना है बच्चों, 3,200 रुपये। गवर्नमेंट बोलता है उसमें से 12% माफ़ है, 20 का 12% 2,400 रुपये बच्चों, बाकी के 800 रुपये पर टैक्स लगेंगे। 12 के ऊपर गया बच्चों तो जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो एग्जाम अप टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, कंपनी 13% दे रहा है बच्चों, तो क्या आएगा
20,000 का 13% बच्चों 2,600, उसमें से 12% एग्जाम्प्ट है, 20,000 का 12% 2,400, बाकी के 200 रुपये पे टैक्स लगेगा। ओके, दैट इज अवर। तो 12% था एग्जाम, उसके ऊपर का जो रहेगा उस पर टैक्स। इंटरेस्ट में बच्चों एग्जाम अप टू 9.5%, जहाँ पे भी आपने पैसे इन्वेस्ट किया वहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, अगर 9.5 तक मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है। अगर बैंक अच्छा बच्चों और आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10% में 9.5 एग्जाम्प्ट है, बाकी के 0.5% पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा बच्चों। ओके, तो रिकॉग्नाइज में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स। इंटरेस्ट अप टू 9.5% टैक्स है बच्चों, उसके ऊपर एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स। अगेन बच्चों याद ध्यान रखना, ये डेटा जो है ओल्ड वाला है यहाँ। ओके, इट मे भी शायद अभी 9% या 8.5 हो गया रहेगा। ठीक है बच्चों, अरे तो ये दोनों डेटा जो दिया है वो लास्ट ईयर का है, इस साल अगर शायद थोड़ा चेंज हुआ रहेगा 8.5 और 8%, तो मैं बताऊँगा बाद में। अब बच्चों आपने कंट्रीब्यूशन पे टैक्स दिया है, इंटरेस्ट पे भी टैक्स दिया, यही दोनों मिला के सब इस पर बच्चों आपको आया था 3 लाख रुपए, ये 60,000। गवर्नमेंट को इसके ऊपर 3 लिमिट से ज़्यादा हुआ तो टैक्स दियो, इस पर भी टैक्स दे दिए बच्चों। जब ये दोनों पे टैक्स हो चुका है बच्चों, तो आपको जब टोटल मिले उस पर फिर से टैक्स दो। क्या ये 3,60,000 मेरा किससे आया, वही 3 लाख का है और 60,000 का आया। जब इस पर टैक्स हो गया है, इस पर भी टैक्स हो गया है, तो जो लमसम अमाउंट है वो क्या आएगा, एग्जाम बच्चों। ओके, दैट मीन्स रिकॉग्नाइज में लमसम वाले पे एग्जाम्प्ट है, इस पे एग्जाम नहीं बच्चों, पूरा एग्जाम नहीं है, क्योंकि 12 के ऊपर हो तो टैक्स लगेगा, इस पे 12 के ऊपर 9.5 के ऊपर हो तो टैक्स लगेगा। लेकिन ये दोनों को जब कंबाइन आएगा उस पर टैक्स नहीं है। वाई, बिकॉज आपने इंडिविजुअली पहले से टैक्स भरा था, इसलिए दोनों के कंबाइन पे टैक्स नहीं है। ओके, एंड लास्ट बच्चों अनरिकॉग्नाइज में, पहला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में फुल्ली एग्जाम, क्या बात कर सकते, प्राइवेट वाले को माफ़ है वो भी पूरा, यस। तो इंटरेस्ट जो भी मिलेगा बच्चों पूरा एग्जाम में, क्योंकि बच्चों प्राइवेट वाले हैं ना, तो गवर्नमेंट बड़ा शिकार करता है। कितना मिला था, 4 लाख, इधर कितना मिला था, 80,000। गवर्नमेंट 4 लाख को जाने देगा, नो टैक्स। 80 पे भी नो टैक्स। अब टोटल लास्ट में रिटायरमेंट कितना मिल रहा है, 480, गवर्नमेंट भाग के आएगा ला बाय टैक्स, यानी ये जो लमसम अमाउंट उस पर टैक्स लगेगा, इंडिविजुअल अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब टोटल करेंगे वो टोटल अमाउंट पे गवर्नमेंट टैक्स लेगा बच्चों। ये था अनरिकॉग्नाइज्ड बच्चों। तो आपको याद रखना है स्टैट्यूटरी में कंप्लीट एग्जाम बच्चों, नो टैक्स एट ऑल विद द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट और लमसम। रिकॉग्नाइज में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में अप टू 0 से लेके 12% तक एग्जाम्प्ट है, 12 के ऊपर जितना एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर टैक्स है। इंटरेस्ट 0 to 9.5% एग्जाम्प्ट है, 9.5 के ऊपर जितना एक्स्ट्रा होगा उस पर टैक्स है। एंड बट बिकॉज द इंडिविजुअली आई हैव पेड द टैक्स, सो नो नीड टू पे एनी टैक्स इन द लमसम पार्ट, तो लमसम पूरा एग्जाम। अनरिकॉग्नाइज इंडिविजुअली एग्जाम्प्ट है बच्चों, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन दोनों को कंबाइन करके जब लास्ट में मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना आज प्रोविडेंट फंड का बच्चों।